हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग आज क्लास 9 का चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। आप लोगों ने अगर हमारे क्लासेस को प्रॉपरली फॉलो किया होगा तो जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की। और बाई चांस अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं या कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उसको पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। है क्या इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमको, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस चैप्टर में हमको इंग्लिश भी पढ़नी है, इस चैप्टर में हमको हिस्ट्री भी पढ़नी है, इस चैप्टर में हमको मैथ्स भी पढ़ना है, मतलब सब कुछ पढ़ना है। तो इंग्लिश क्या पढ़नी है? इंग्लिश ऐसी इंग्लिश पढ़नी है कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे रहेंगे, उसको हमको रिमेंबर करना है, उसको हमको याद रखना है, और हो सकता है एग्जाम में वो स्टेटमेंट पूछे जाएं। हिस्ट्री कैसे? क्योंकि ये ज्योमेट्री देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की हिस्ट्री क्या है, कि ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी किताबें आई, क्यों हम ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ज्योमेट्री की, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से हिस्ट्री का पार्ट हो गया। और मैथ्स इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे और वो मैथमेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, तो हमको उस हिसाब से ये मैथ्स भी हो गए। तो मतलब इस चैप्टर में हमारा तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री का भी है, इंग्लिश का भी है और मैथ्स का तो है ही है, क्योंकि मैथ्स का सब्जेक्ट है हमारा। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखिए, सबसे पहले ये चैप्टर ये बताता है कि ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई, हम लोग ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, ज्योमेट्री की खासियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों आई लोगों में, ये चैप्टर इसी चीज को बताता है, ठीक। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है उस पर अगर फोकस करें तो हमको पढ़ने हैं पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स। इस चैप्टर हमको पढ़ने हैं पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स। वही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राइट 5 पोस्टुलेट्स या राइट 7 एक्सियम्स, या उन्हीं के ऊपर बेस पर एक्सियम्स और पोस्टुलेट के बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो हमको कर लेना है। लेकिन आज हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास, आज हम सिर्फ यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रो देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। देखिए, ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, जियो प्लस मेट्री। जियो प्लस मेट्री, जियो का मतलब आप लोग सब लोग जानते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अगर, क्लास 6 में ही आप लोग को या 5th में ही आप लोग को पता चल गया होगा कि जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मतलब अर्थ का जो मेजर होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। लेकिन हम इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं, ज्योमेट्री से भी थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं कि ज्योमेट्री क्यों हुई। तो कहा जाता है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि मतलब जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वो चीज़ पैदा होती है, वही तभी वो चीज़ इन्वेंट होती है, तभी वही चीज़ डेवलप होती है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको हम क्यों बनाएंगे, है ना। जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी हम उस चीज़ को डेवलप करेंगे, उसी चीज़ को बनाएंगे। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं बनाएंगे। तो क्या हुआ, ज्योमेट्री की कहाँ ज़रूरत पड़ी, कैसे ज़रूरत पड़ी, ये हम लोग को पढ़ना है। पहला केस उठाते हैं इजिप्ट का। आपकी एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी हुई भी है। आपको जो मैं कहानी बता रहा हूँ, मैं बस आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको बस एक बार सुन लेना है, समझ लेना है, ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए, मैंने बात शुरू की इजिप्ट की। इजिप्ट में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है नाइल रिवर। आप लोग सब लोग जानते होंगे नाइल रिवर के बारे में, नाइल नदी के बारे में, जो सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, ठीक। फिर नाइल नदी के किनारे क्या हो रहा था कि बहुत सारे प्लॉट्स थे। प्लॉट्स का मतलब क्या होता है, विलेज था, वहाँ पे विलेज था, तो वहाँ पे क्या होती थी, खेती होती थी, फार्मिंग होती थी। तो जब नाइल रिवर बगल में है और जब कभी बारिश ज़्यादा हो जाती थी या कभी बाढ़ वगैरह आती थी तो पानी नाइल नदी से निकल के कहाँ जाता था, तो उनके फार्म के क्रॉप्स में चला जाता था, जो फार्मिंग कर रहे होते थे अगल बगल उनके उसमें चला जाता था। और जब भी हम लोग देखते होंगे, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जहाँ पे हम लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग क्रॉप उगाते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फेंसिंग कर देते हैं ताकि कोई जानवर ना अंदर जा सके। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा था कि पानी तो अंदर चला जा सकता है ना, आप तार से अगर रोक रहे हैं उस चीज को तो पानी तो अंदर जा सकता है, पिलर भी उखाड़ के जा सकता है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है, फ्लो बहुत तेज होता है। तो क्या हो रहा था कि बार बार क्या हो रहा था कि जो नाइल नदी है उसका पानी जो है उसकी फील्ड में जा रहा था,
नाइल नदी का पानी बगल में जो खेती हो रही थी वहां पे बार बार जा रहा था, जिससे हो रहा था नुकसान। तो लोगों ने क्या किया कि एक ज्योमेट्रिकल डायमेंशन बनाया। उन्होंने कौन सा डायमेंशन बनाया? एरिया, कि अगर हम इस एरिया में फेंसिंग कर दें तो पानी नहीं आएगा, या इस एरिया में हम बाउंड्री बना दें तो पानी नहीं आएगा। तो यहां से किस चीज की शुरुआत हुई? ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में कैसे? एरिया की। किस चीज की शुरुआत हुई? एरिया की। कि हमको क्या पता चल जाए? इसका लेंथ पता चल जाए और इस प्लॉट की ब्रेथ पता चल जाए, तो हम यहाँ पे वॉल, छोटी छोटी वॉल खड़ी कर दें, जिसको बाउंड्री कहते हैं हम लोग, बाउंड्री बना दें। तो इससे क्या होगा? पानी हमारे अंदर नहीं आएगा। तो ये क्या हुई? ये शुरुआत हुई। यहाँ पे लोगों ने क्या कहा कि ज्योमेट्री की शुरुआत हुई, कि ज्योमेट्री के बारे में उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पे इतना लेंथ और इतना ब्रेथ बना दिया जाए, और हमको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग बना देते हैं तो हमारा पानी अंदर नहीं आएगा। तो ये कैसे शुरुआत हुई? यहाँ पे हुई, नाइल रिवर की मदद से स्टार्ट हुआ। फिर अगर हम अपने इंडिया की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 6 में, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको कहा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ा है। जैसे हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा है, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा है, लोथल के बारे में पढ़ा है, कालीबंगान के बारे में पढ़ा है, धौलावीरा के बारे में पढ़ा है। लेकिन इन सब शहरों की अगर हम बात करें तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ के जो शहर होते थे वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होते थे, बहुत ही अर्बनाइज्ड सोसाइटी हुआ करती थी उस टाइम पे। आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे, अगर आप लोगों ने 6th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें ये चीज़ है कि जो हड़प्पा के, मोहनजोदारो के जो शहर हुआ करते थे वो बहुत ही वेल इस्टेब्लिश हुआ करते थे, प्रॉपरली मेंटेन्ड हुआ करते थे। मतलब क्या? प्रॉपरली मेंटेन का मतलब क्या होता है कि वहाँ की रोडें बहुत अच्छी हुआ करती थी। रोड जो होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही होती था। सवाल उठता है यहीं पे कि 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा के टाइम के और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के लोगों को भी ज्योमेट्री के बारे में पता था, तभी वो 90 डिग्री पे लाइन रोड कट कर पा रहे थे। और उस टाइम के जो घर हुआ करते थे, हाउसेस हुआ करते थे, वो भी बहुत ही अच्छे बनते थे, बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन होता था कि रूफ कैसे देनी है। ऐसा तो था नहीं कि झोपड़पट्टी में रहते थे, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। हम लोग ने देखा है, आप लोगों ने पिक्चर भी देखी होगी अगर मोहनजोदारो, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ के जो घर होते थे वो भी बहुत अच्छे बने होते थे। तो मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे भी ट्राइंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, इस सब के बारे में पता होता था। ठीक, उसके बाद अगर हम और बात करें तो यज्ञ वेदिका आप लोगों ने देखी होगी। यज्ञ वेदिका बहुत टाइम से चला आ रहा है इसका प्रोसेस, है ना। यज्ञ वेदिका हम लोग वेद में पढ़ते हैं, वेद में इसका जिक्र भी है यज्ञ वेदिका का कि ये स्क्वायर शेप की क्यों होती है ना। यज्ञ वेदिका किस शेप की होती है? स्क्वायर शेप की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेदों के टाइम पर भी ज्योमेट्री के बारे में लोगों को पता था। कैसे पता था? कि यज्ञ वेदिका को हम लोग स्क्वायर शेप में बनाते हैं, है ना, स्क्वायर शेप में बनाते हैं। तो मतलब स्क्वायर शेप के बारे में तब भी पता था, और स्क्वायर क्या है? ज्योमेट्री है। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक टाइम के लोगों को ज्योमेट्री के बारे में पता था, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता चल गया, लेकिन आपके बाद से दूसरे लोगों में वो कॉन्सेप्ट, वो चीजें ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी। जैसे आज यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उन लोग को ज्योमेट्री के बारे में पता है, लेकिन कहीं और कुछ और लोग रहते हैं, उन्हें ज्योमेट्री के बारे में नहीं पता है। तो जिन लोगों को पता है वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे पुराने टाइम में। आज के टाइम पे ट्रांसफर हो जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको मुझे पढ़ाने के लिए कौन कौन सा मीडियम चाहिए होगा? मुझे कैमरा चाहिए होगा, तो मैं आपको कैमरे के थ्रू पढ़ा रहा हूं। मुझे बोर्ड चाहिए होगा, मैं बोर्ड के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये सब चीजें उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे लोग कैसे अपनी चीजें ट्रांसफर करते थे? या तो पत्तों पे लिख के करते थे या ओरली बताते थे। लेकिन ओरली भी कितना बता लेंगे, है ना, और पत्तों पे प्रॉपरली बता नहीं सकते थे। तो ये माना जाता है, ये कहा भी जाता है कि चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह या एक लोगों से दूसरे लोगों में ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी। तो तब उसके बाद क्या हुआ कि एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था यूक्लिड्स। एक मैथमेटिशियंस आए जिनका नाम था यूक्लिड्स, जिनके बारे में हमको ये चैप्टर है। तो यूक्लिड्स ने क्या किया कि बहुत सारी थ्योरी इन्होंने इकट्ठा की और एक बुक में लिख दी। उनके जो कॉन्सेप्ट थे, उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी ज्योमेट्री को लेके, वो उन्होंने क्या किया कि एक बुक में लिख दी। और उस बुक का नाम क्या है? एलिमेंट। ये एलिमेंट वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन जो बनते हैं बोर्ड में, तो पूछा जा सकता है कि यूक्लिड्स की जो बुक थी उसका नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आंसर रहेगा क्या? एलिमेंट। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? उस एलिमेंट में कितने चैप्टर थे। देखिए, आज हम लोग क्या करते हैं कि बुक में क्या होते हैं? चैप्टर होते हैं। लेकिन इनकी बुक में चैप्टर नहीं हुआ करते थे, इनकी बुक में क्या हुआ करते थे? बुक ही हुआ करती थी। ये अपने चैप्टर को क्या बोलते थे? बुक बोलते थे।
जैसे हम लोग बोलते हैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर एक बुक के अंदर, तो ये बुक के अंदर ही बुक बोलते थे, मतलब पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक। और इन सारी बुक में क्या लिखा हुआ था, इनके द्वारा रिसर्च की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ये लिख देते थे, प्रॉपरली लिखते थे कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी हुई है, बट इट वाज नॉट द फर्स्ट ज्योमेट्री बुक। मतलब क्या है कि ज्योमेट्री की बुक जो होती है इनसे पहले भी आई, यूक्लिड्स की ज्योमेट्री बुक से पहले भी एलिमेंट वाली जो बुक है इससे पहले भी बहुत सारी हिस्ट्री की बुक आई, लेकिन वो सब क्या हुई, वो प्रॉपर नहीं थी, या तो खो गई थी या तो वो खो गए। तो इसलिए क्या हुआ कि लोगों के ट्रांसफर नहीं हो पाई इंफॉर्मेशन। लेकिन इस वाली बुक में एलिमेंट्स में क्या हुआ कि ट्रांसफर होने लगी चीजें। देखिए यहाँ पे एक बुक के बारे में मैंने और लिखा है, सुलभा सूत्र। सुलभा सूत्र भी एक एंशिएंट मैथ्स की बुक है, किसके ऊपर है, ज्योमेट्री के ऊपर। ये आप चीज याद रखिएगा कि सुलभा सूत्र जो बुक है ये भी पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे लोग इस्तेमाल करते थे, और किसके ऊपर थी, ज्योमेट्री के ऊपर थी। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन थी इनकी, ये इन्होंने कंपाइल कर दी एक बुक में। और अब क्या होगा कि ये जब आगे के लोग, आगे की जनरेशन जब ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेगी तो क्या करेगी, इनकी बुक पढ़ लेगी। जब इनकी बुक पढ़ेगी तो उसको इंफॉर्मेशन क्लियरली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई अच्छे से किसी ने लिखा नहीं था, और लिखा भी था तो वो खो गई थी। ठीक, अब देखिए क्या है, इन्होंने क्या लिखा अपनी बुक के अंदर, वो 7 पॉइंट है। यूक्लिड समराइज हिज फॉर्मूला एज, जो बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी, उसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ कि पहले ये देखिए क्या लिखा है कि यूक्लिड सॉलिड, मतलब यूक्लिड्स ने क्या क्या बताया। उन्होंने कहा पॉइंट हैज नो डायमेंशन। यूक्लिड्स ने अपनी बुक में लिखा कि पॉइंट हैज नो डायमेंशन। देख लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, तो क्या आपको दिख रहा है, ये देखिए बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, बहुत ही छोटा सा दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, लाइन हैज 1 डायमेंशन। आप सब लोग जानते हैं कि लाइन की डायमेंशन क्या होती है, खाली लेंथ होती है। फिर क्या कहा, सरफेस हैज 2 डायमेंशन। सरफेस का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये बोर्ड है, ये एक सरफेस है ना, ये बोर्ड जो है इस एक सरफेस, इसमें एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। तो ये एक चीज क्या है, सरफेस। उन्होंने कहा कि सरफेस हैज 2 डायमेंशन। और कहा सॉलिड हैज 3 डायमेंशन। जैसे मेरे पास एक ये सॉलिड मान लीजिए, इसको सॉलिड मान लीजिए, तो ये इसमें क्या कहा गया कि इसके 3 डायमेंशन है। या अगर मैं इसको कहूँ कि ये कहा गया कि ये एक सॉलिड है, तो क्या कहा गया कि इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है ना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो हमको पता ही है, इससे बता क्यों रहे हैं। लेकिन जो पहले के टाइम के लोग हुआ करते थे उन्हें ये भी इंफॉर्मेशन नहीं पता थी, उन्हें ये चीजें भी नहीं पता थी कि पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होता है या लाइन में सिर्फ एक डायमेंशन होता है। ये हम लोग को तो पता है, हम लोग तो तेज हैं, लेकिन पहले के टाइम के लोगों को ये चीजें भी नहीं पता थी। तो उन्होंने क्या किया, इस चीजों को अपनी बुक में लिख दिया। ठीक, उसके बाद देखिए उन्होंने क्या 7 पॉइंट कौन कौन से लिखे अपने बुक में। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ठीक है, जो अभी अब मैंने लिखा कि ये देखिए पॉइंट है, इसमें कोई पार्ट नहीं है। फिर क्या किया, अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, मतलब एक लाइन में कोई ब्रेथ नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि भैया लाइन में कोई ब्रेथ नहीं होती है, लेकिन इन्होंने इसको लिख दिया। फिर क्या है, एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। बात सही है, देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की तो इसका जहाँ पे एंड पॉइंट है वो देखिए वो क्या है, वो पॉइंट है। ये लाइन जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ पॉइंट है। इन्होंने इस चीज को लिखा। फिर लिखा, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। देखिए बहुत खतरनाक इंग्लिश लिखी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि लाइन जो है पॉइंट से मिलकर बनती है। हम सब जानते हैं इस चीज को। देखिए कैसे कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया और इसको आपस में जोड़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको हम आपस में जोड़ते चले जा रहे हैं। जब हम इन सबको आपस में जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या बन रहा है, ये एक लाइन बनते चली जा रही है। इसी चीज को लिखा है। फिर द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन, द एज ऑफ ए सरफेस। एज का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा या आप जहां बैठे हैं वहां पे आपको वॉल्स दिख रही होंगी, दीवार जिसको बोलते हैं वो दिख रहे होंगे। तो आप सबसे ऊपर देखिए, जहां पे 2 दीवारें आपस में मीट कर रही हैं वहां पे देखिए एक लाइन होगी, है ना, और जो दीवारें इधर इधर आपस में होंगी वहां पे भी लाइन होगी। तो इसी चीज को कहा कि जब 2 सरफेस मिलते हैं तो वहां पे लाइन फॉर्म होती है। तो आसान है, आप अपनी सर उठाइए और अगल बगल दीवारें हैं तो देख लीजिए दीवार और छत आपस में कैसे मिले हुए हैं। इस तरह से ये दीवार होगी आपकी, ये छत होगी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पे लाइन बन रही है। इसी चीज को इन्होंने कहा है, इसी चीज को इन्होंने अपनी बुक में लिखा था। फिर क्या लिखा है, अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि प्लेन सरफेस कैसे बनता है कि जब हम बहुत सारी लाइनों को एक साथ लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लेन। मतलब क्या वो चीज का, देखिए जैसे एक लाइन हमारी ये हुई, फिर एक लाइन हमारी ये हुई, फिर एक लाइन हमारी ये हुई,
तो इस तरह से कई सारी लाइनें जब आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या बना देती हैं, सरफेस बना देती हैं, प्लेन सरफेस बना देती हैं। देखिए बहुत ही आसान सी चीजें बताई हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों बताया जा रहा है हमको, ये तो हमको पता ही है, बिल्कुल पता है आपको, लेकिन जो पहले के टाइम के लोग हुआ करते थे उन्हें ये सब नहीं पता होता था, तो उनको ही बताने के लिए उन्होंने ये सब चीजों को अपनी बुक में लिखा कि हम लिख दे रहे हैं, ये पढ़ लेना। ठीक, जैसे मैं आप क्लास 10th में हैं, वो क्लास 9th में है, अगर मैं आपसे डायरेक्टली कैलकुलस के बारे में बात करूं तो वो आपके लिए नई बात हो जाएगी। कैलकुलस के लिए अगर मैं बात करूं, आपको इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए नई बात हो जाएगी। लेकिन वैसे ही उस टाइम के लोगों के लिए ये नई बातें थी, ये उनके लिए नया कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल इसी तरह से आप समझ लीजिए, जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको फिजिक्स में ग्रेविटेशन नहीं पता कि क्या होता है और आपको बताया जा रहा है, तो आपको थोड़ी देर टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने के लिए, फिर उसको समझने के लिए, उसको समझ के दूसरों को समझाने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे जब ये सब चीज़ें बताई जा रही थी, जब लोगों को बताई जा रही थी, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, उन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता आती। धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ को समझा। कब समझा, जब ये सारी की सारी चीज़ें मैथ्स की किताब में लिख दी गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जो इक्लिप्स थे, इन्होंने अपनी जो टर्म्स, ये जो लाइनें लिखी हैं, इसमें कुछ चीज़ों को अनडिफाइंड छोड़ दिया, कुछ चीज़ों को डिफाइन नहीं किया ठीक से। जैसे पार्ट, जैसे ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। इस तरह से जैसे हमारा है ब्रेथलेस लेंथ, इन सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया, डिफाइन नहीं किया ठीक से। जब डिफाइन नहीं किया ठीक से तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो डिफाइन करने जाएंगे इन चीज़ों को, तो जब डिफाइन कर रहे होंगे पार्ट्स को, तो उसमें फिर कुछ ऐसा वर्ड आ जाएगा जिसको उन्हें फिर डिफाइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को उन्होंने इस झंझट को पाला ही नहीं। मतलब उन्होंने क्या किया कि बस इतना जान लो बहुत है। उन्होंने क्या कहा कि हम आगे नहीं बताएंगे। जैसे पार्ट क्या है, तो पार्ट के बारे में डायरेक्टली तो यहाँ पता नहीं चल रहा है और उन्होंने बताया भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं पार्ट के बारे में बताऊंगा, अगर मैं पार्ट के बारे में भी डिफाइन करूंगा, तो मुझे जब डिफाइन करने लगूंगा पार्ट को, तो पार्ट को डिफाइन करने में भी कुछ वर्ड्स चाहिए, और हो सकता है उन वर्ड्स में भी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएं जिनको मुझे फिर से बताना पड़े। तो इस चीज़ को इग्नोर किया उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को अनडिफाइंड छोड़ दिया, उस चीज़ को उन्होंने बताया ही नहीं। ठीक, तो इस तरह से ये थी हमारी इक्लिप्स की हिस्ट्री, इक्लिप्स ज्योमेट्री की हिस्ट्री, कि इक्लिप्स ज्योमेट्री पढ़ना हमें क्यों है, क्या क्या हुआ था दुनिया में जिसकी वजह से इक्लिप्स ज्योमेट्री का महत्व, इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई। ये पहली ऐसी किताब थी जिसमें हमको ज्योमेट्री के सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए मिले। अच्छा, इन्हीं के एक स्टूडेंट एक हुआ करते थे जिनका नाम था पाइथागोरस थ्योरम, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 8th में। ठीक है, तो ये था सिर्फ हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास था। ये चीज़ें आपको एग्जाम में हो सकता है ना पूछी जाएं, हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे ये एलिमेंट क्या होते हैं, उसमें कितने चैप्टर हुआ करते हैं, चैप्टर को बुक कहा जाता था, और ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इक्लिप्स समराइजेस दिस फार्मूला एज, ये 7 पॉइंट और ये नीचे के 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट येट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे चल के अब हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स। आपसे शॉर्ट इस पर क्वेश्चन आएगा एक्सियम्स और पोस्टुलेट के ऊपर। और एक्सियम पोस्टुलेट क्या होते हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं। वैसे ही ऐसे ही चीज़ें हैं वो भी, मतलब जो आपको पता है उसी चीज़ को उन्होंने लिख दिया था। ये सारी चीज़ें भी तो आपको पता है, लेकिन मैंने लिख के दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी लिख के दिया तो मैंने भी लिख के दे दिया। वैसे ही एक्सियम्स और पोस्टुलेट जो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, तो उसमें भी सारी की सारी चीज़ें वही होंगी जो आपको पता है, लेकिन उसको हमको पढ़ना है। उसको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन जो आएंगे वो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के ऊपर ही आएंगे मोस्टली। फिर क्या करना है हम लोग को, उसको पढ़ना है, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो आज क्या था, आज ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि इक्लिप्स कौन थे, इक्लिप्स ज्योमेट्री का जन्म कैसे हुआ, क्यों इक्लिप्स ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसके अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जिसको ज़रूरत है खासकर उनको तो खास करके लिए शेयर करिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।